This is a real alarming issue. जैसे बहुत सारी फीमेल्स इस प्रॉब्लम को बताने में हिचकिचाती हैं, तो ऑब्वियसली आप उन फीमेल्स के लिए, लेडीज माता बहनों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? We did an MRI care and found out that it has converted into a cancerous growth. Long term medicines without doctor prescription लगे लेना चाहिए। मतलब वहाँ अंदर ऐसा लग रहा है में बहुत ज़्यादा इंटेंस दर्द रहता है। जब लैट्रिन हो रहा है तब दर्द रह रहा है, बैठने पे दर्द, घूमने में दर्द। मतलब इंसान का दिमाग मतलब काम से ज़्यादा वहाँ पे है, तो हर वक्त वही दिमाग में चलता रहता है। It's definitely going to cause anxiety, stress, everything. You have to go for an emergency surgery, and I think he will be in a good shape in next 1 or 2 days. आज हमारे सामने हैं डॉक्टर दीप्तांशु दास, जो कि जनरल सर्जन है। और गुड इवनिंग बॉस, गुड इवनिंग। और ही इज MBBS MS गोल्ड मेडलिस्ट। इसके अलावा भी इनके बहुत सारे पब्लिकेशंस एंड जर्नल्स इंटरनेशनली एंड नेशनली पब्लिश्ड हैं। और आई एम वेरी वेरी थैंकफुल कि आज इनकी OT में डायरेक्ट घुसने का मौका मिला, और मैंने थोड़ा सा टाइम इनके साथ स्पेयर करने के लिए मैंने आज का ब्लॉग चुना। तो वी वेलकम डॉक्टर दीप्तांशु दास सर, आपका हमारे चैनल मेडिकल से में स्वागत है। So, अभी जो OT था इट वॉज ए डायबिटिक पेशेंट, ठीक है। तो 50 years डायबिटिक पेशेंट, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, उनको हेमोरॉइड्स का समस्या था, उनको पेरियनल फिस्टुला था फॉर लास्ट 10 or 15 years आई थिंक। नाउ वहाँ पे ग्रॉस इन्फेक्शन होके फूर्नियस गैंग्रीन हो गया था। ओके। He came in a very debilitated state, बहुत ही खराब हालत था। मतलब प्रेशर वगैरह एकदम फॉल हो चुका था, पेशेंट मतलब सांस लेने में भी तकलीफ आ रहा था, इतना इन्फेक्शन बढ़ गया था। So we had to go for an emergency surgery and I think he will be in a good shape in next 1 or 2 days. यहाँ पे क्वेश्चन है, ऑब्वियसली किसी के माइंड में आएगा, बिकॉज इट वाज अ डायबिटिक पेशेंट। इंडिया में वैसे ही टोटल डायबिटिक पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। सो डायबिटिक पर्सन्स जो कि पाइल्स के लिए, हेमोरॉइड्स के लिए, फिस्टुला के लिए सस्पेक्टेड है, वो लोग कैसे करके अपने आप को इनिशियल स्टेज में पकड़ें कि हमको इस चीज का सस्पेक्ट है, क्योंकि माइनर प्रॉब्लम भी मेजर में डेवलप कर सकता है। तो इधर क्या प्रिवेंशन के लिए किया जा सकता है? देखिए, हेमोरॉइड्स या पाइल्स जिसे कह सकते हैं, या फिशर और फिस्टुला, मतलब पैखाना के रास्ते के जो समस्या है, ये दीज थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड। सिम्टम्स यूजुअली स्टार्ट विथ कॉन्स्टिपेशन। टाइट लैट्रिन हो रहा है, बहुत प्रेशर लग रहा है, लैट्रिन में बहुत ज़्यादा समय देना पड़ रहा है, ये सब करते करते जगह कट जाता है। एंड यूजुअली ऑन ए लॉन्ग टर्म लोग करते क्या है कि थोड़ा कट गया, थोड़ा जलन हो रहा है, थोड़ा दर्द हो रहा है, कुछ दवाई खा लिया, दवाई दुकान में गया, दवाई खा लिया, ये तो घर में मतलब बुजुर्ग जो है उनसे बात कर लिया, फिर कुछ मतलब नुस्खे ही आजमा लिए, चल जाता है। लेकिन धीरे धीरे जो रोग होता है ना, बढ़ता है। दैट्स व्हाट वी कॉल प्रोग्रेशन ऑफ द डिसीज, राइट? ठीक है। फिर फिशर फुल्ली डेवलप करता है, कुछ दिन सही रहता है, फिर से आता है, फिर सही होता है, फिर से आता है। लेकिन जब भी लौटता है ना, वो पिछले बार जो था उससे ज्यादा समस्या लेके लौटता है। राइट। ग्रेजुअली एक जगह को करते करते हेमोरॉइड्स में भी डेवलप कर जाता है। और अगर मतलब खराब किस्मत रहा तो वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है, फिस्टुला बन जाता है। हेमोरॉइड्स में जब देखते हैं कि पेनलेस ब्लीडिंग, तो फ्रेश, मतलब पहले ऐसे करके एकदम लैट्रिन गया और मतलब फ्रेश ब्लड आना शुरू किया। दैट्स व्हाट वी नो कॉल पाइल्स या हेमोरॉइड्स, ठीक है। बवासीर जिसे कहते हैं। फिर आता है फिशर, मतलब वहाँ अंदर ऐसा लग रहा है में बहुत ज्यादा इंटेंस दर्द रहता है। जब लैट्रिन हो रहा है तब दर्द रह रहा है, बैठने पे दर्द, घूमने में दर्द। मतलब इंसान का दिमाग मतलब काम से ज्यादा वहां पे है, राइट। ठीक है। तो ये आप कहते हैं कि ये स्ट्रेस रिलेटेड एक एंजाइटी इशू भी बन जाता है, राइट? हाँ, डेफिनेटली। और यू डे टू डे नेचुरल लाइफ इज गोइंग टू बी जियोपार्डाइज्ड। अगर आप बैठ रहे हो, आपको दर्द रह रहा है, आप खा रहे हो, आपको दिमाग में रह रहा है क्या मैं तो ज्यादा स्पाइसी खा लो तो मुझे जब लैट्रिन होगा तो ज्यादा दर्द होगा, और आपको हर वक्त वही दिमाग में चलता रहता है, इट्स डेफिनेटली गोइंग टू कॉज एंजाइटी, स्ट्रेस, एवरीथिंग। राइट।
तो मैं बोलूं कि ये कोई एज ग्रुप रिलेटेड है या कोई डेफिनेट एज है जहां पर से लोगों का स्टार्ट होता है, एंड तो है नहीं। जो एडोलेसेंट्स है या फिर यूथ है, तो उनको अगर ये प्रॉब्लम अराइज करती है तो क्या प्रिकॉशन वो लोग ले सकते हैं? देख, सबसे पहली बात है कि यू नीड टू अवॉइड कॉन्स्टिपेशन। अगर कॉन्स्टिपेशन ऑन ए रेगुलर बेसिस पे ज्यादा दिनों से हो रहा है, इफ इट इज कॉजिंग सिम्टम्स मतलब वहां पे अगर लैट्रिन के जगह पे दर्द वगैरह रह रहा है, थोड़ा भी जलन रह रहा है, तो यू शुड कंसल्ट ए डॉक्टर। तो डॉक्टर शुड एग्जामिन द पेशेंट, मतलब पेशेंट को देखना पड़ता है, सिचुएशंस को समझना पड़ता है, स्थिति को देख, मतलब वहां पे क्या स्थिति है वो सब देखना पड़ता है। उस हिसाब से ट्रीटमेंट का शेड्यूल चेंज होता है। ये बहुत ही गलत धारणा है लोगों में कि यार इस सब चीजों के साथ अगर गए तो डॉक्टर बोलेगा कि चलो ऑपरेशन कर। इट्स नॉट लाइक दैट। एक्यूट केसेस होते हैं तब हम लोग कभी ऑपरेशन करने के लिए नहीं बोलते। कोई गिव मेडिकेशंस, दवाई देते हैं, कुछ खाने के परहेज बोल देते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, राइट, एंड इट्स डन। जब बाहर बाहर अगर समस्या होता रहता है, अगर अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग आता है, वहां पे अगर फिस्टुला जिसे कहते हैं, फिस्टुला मतलब वहां से पीप आना, मतलब पस आना शुरू कर देता है इन्फेक्शन की वजह से, अगर ये सब समस्या होता है देन वी से कि हाँ अब ऑपरेशन के लिए ठीक जो नहीं है। मेल्स तो फिर भी अपनी प्रॉब्लम्स को लेके ओपन रहते हैं, बहुत सारी फीमेल्स इस प्रॉब्लम को बताने में हिचकिचाती हैं, तो ऑब्वियसली आप उन फीमेल्स के लिए, लेडीज माता बहनों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? दिस इज ए रियल अलार्मिंग इशू। मतलब तुमने, बहुत अच्छा लगा तुमने ये बात छेड़ी, ठीक है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, स्पेशली फीमेल पेशेंट्स ऑफ लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन, जो इन सब चीजों को बता ही नहीं पाती कि उनको ये समस्या हो रहा है। आई रिमेम्बर 2 केसेस, आई विल जस्ट गिव यू सम हिस्ट्री। एक पेशेंट था, शी वाज हैविंग फिस्टुला, उनके खाने के रास्ते से पीप आ रहा था, ठीक है। सो फॉर लास्ट 10 years और समथिंग, और इस साल भर के अंदर, लास्ट 1 साल में पेशेंट मतलब ड्रास्टिकली वेट लॉस हुआ, पेशेंट बहुत ही ज्यादा एकदम वीक हो गया। तो वहाँ पेशेंट आया, जब देखा तो आई सस्पेक्टेड कि दिस इज नॉट नॉर्मल। वी डिड एन एमआरआई किया एंड फाउंड आउट कि इट हैज कन्वर्टेड इनटू ए कैंसरस ग्रोथ। कैंसरस ग्रोथ? Yes. And the main reason of that thing was long-term keeping of that fistula. This is a very notorious thing, fistula. सो फर्स्ट एडवाइस इज, अगर वहां से पीप आ रहा है then there is no point of conservative management. कोई मेडिकल मैनेजमेंट का बात नहीं है। आप सर्जन से जल्द मिलिए एंड सर्जन को डिसीजन लेने दीजिए कि क्या उनके पेशेंट के लिए सही है। तो क्या ये ऐसे ही माइंडसेट है लोगों का कि सच में ही सर्जन के पास जाने पे सीधे पोटी कर दी जाती है, या कोई कंजर्वेटिव मैनेजमेंट और टाइम फ्रेम दिया जाता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है जो हेमोरॉइड्स, चलो मैं एकदम स्ट्रेट कट हेमोरॉइड्स के बारे में ही बात करता हूँ, पाइल्स या बवासीर जिसे कहते हैं। उसके 4 ग्रेड्स होता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। अब ग्रेड 1, ग्रेड 2 में ना मैं लेजर प्रोक्टोलॉजी कर रहा हूँ सिंस 2020, 5 साल मेरे को हो चुके हैं। 500+ लेजर केसेस मैंने कर चुका। बाय फार वेरी नाइस। आज तक ग्रेड 1 और 2 केसेस मतलब हाथ में गिन के मेरे पास आया। यूजुअली 1 और 2 में ना ये लोग पेशेंट्स आते ही नहीं है। घरेलू नुस्खे ट्राई करते हैं, डिफरेंट पैथीज ट्राई करते हैं। जब समस्या हद से बढ़ जाता है, अब पेशेंट आता है ग्रेड 3 या ग्रेड 4 में, जब पैखाना का रास्ता बाहर आना स्टार्ट कर दे रहा है, अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग हो रहा है, तब ऑपरेशन इज द ओनली वे। एंड दैट्स व्हाई ये स्टिग्मा एक सर्जन के ऊपर लग जाता है। क्या इसके पास गए तो ये तो डायरेक्टली बोलेगा ऑपरेशन कर, लेकिन ये मतलब उस सेम कॉइन का दूसरा जो पहलू है कि पेशेंट पहले अगर आता तो द ऑपरेशन शुड हैव बीन अवॉइडेड। राइट। देयर आर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स, दवाई है, सीज बात है, बहुत सारे मतलब थेरेपेटिक मेजर्स है, एंड इवन इन ओर केसेस स्क्लेरोथेरेपी है, पैखाने के रास्ते में इंजेक्शन दे देते हैं हम लोग। राइट। ठीक है, ऑपरेशन कैन वेल बी अवॉइडेड,
बट वो लोग उस स्टेज में आएंगे नहीं, जब बढ़ जाएगा तब आएंगे, और फिर द ब्लेम इज पुट ऑन द सर्जन्स कि हाँ यार सर्जन के पास गया, उसने बोला कि वहां पे काट दो। राइट, इसमें डिहाइड्रेशन का क्या रोल है बॉस? Dehydration is very important. Okay, one of the most important part of the conservative treatment, मतलब medical management का, and even after operation to keep the patient hydrated. I always write drink plenty of water. 3-4 लीटर करके पानी पियो, क्योंकि जो पानी हम लोग पी रहे हैं it will keep the stool material मतलब resolve फिर marketing है, ठीक है? तो that's why drinking a good amount of water is definitely necessary. राइट राइट। एक और कंफ्यूजन है कि लोग हस्क लेते हैं, लोग लैक्टुलोज लेते हैं, कुछ लोग पीजी प्रिफर करते हैं, तो इसमें आप क्या सजेस्ट करेंगे कि अगर वो घर पर है, होम रेमेडी करना चाहता है, लेकिन अगर वो थोड़ा मेडिकल स्टोर से सीधे मेडिसिन ले रहा है, तो कहाँ तक वैलिड है? Each and every form of medicine has some sort of tolerance. ठीक है, जब हमने सेकेंड ईयर में फार्माकोलॉजी पढ़ा था तो इट वाज अ टॉलरेंस, मतलब कि एक दवाई मतलब आज एक चम्मच से अगर काम हो जा रहा है, अगर डेली अगर खाते रहते हैं वही सेम दवाई, तो आज से 6 महीने बाद, साल भर बाद शायद वही सेम इफेक्ट के लिए 2 चम्मच लगेगा, समथिंग लाइक दैट, जस्ट गिविंग ए ग्रॉस एग्जांपल. So in this each and every scenario, अगर इसपागुला मतलब इसबगुल का मतलब उसी जो जिसे कहते हैं, अगर वो होम रेमेडी से लेता है पेशेंट तो दैट्स ओके, बट लॉन्ग टर्म मेडिसिन विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लगे लेना चाहिए. राइट, 1 दिन 2 दिन 5 दिन ठीक है ले लिया, लेकिन आफ्टर दैट डेफिनेटली डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए एंड विथ डॉक्टर एडवाइस मेडिसिन लेना चाहिए. राइट राइट। एक और, ओपन कराएं कि लेजर कराएं? ओपन सर्जरी कराएं तो क्या रिजल्ट रहेगा? लेजर सर्जरी कराएंगे तो क्या रिजल्ट रहेगा? क्या महंगा पड़ेगा, क्या सस्ता पड़ेगा, किसका सक्सेस रेट बेटर है? तो डॉक्टर इसके बारे में आप थोड़ा समझाएं, पब्लिक बहुत कंफ्यूज्ड है इन दोनों के बारे में। डेफिनेटली इसके बारे में तो बोलना ही जरूरी है. देखो, लेजर सर्जरी जो होता है ना, इट्स ए वेरी मच एडवांस्ड फॉर्म ऑफ सर्जरी और पेरियनम केसेस, ठीक. सो क्योंकि बहुत अभी भी इवन इन मेडिकल कॉलेजेस लेजर मशीन उस हिसाब से अवेलेबल नहीं है. लेजर प्रोक्टोलॉजी का जो लर्निंग कर्व है दैट्स स्टीप, देयर इज नो प्रॉपर सेंटर टीचिंग लेजर प्रोक्टोलॉजी. इवन इन एमएस करिकुलम लेजर प्रोक्टोलॉजी अभी तक उस हिसाब से आया नहीं है, ठीक है. सो लेजर प्रोक्टोलॉजी बहुत ही बेबी स्टेप्स में है अभी, इसीलिए बहुत लोगों को लगता है कि लेजर अगर करते हैं तो कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, ओपन सर्जरी इज मच बेटर. लेकिन बाय फार मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ, एंड आई हैव ऑलरेडी पब्लिश्ड 3 इंटरनेशनल पब्लिकेशंस ऑन लेजर प्रोक्टोलॉजी इटसेल्फ. अगर मेरे वेबसाइट में आप जाओगे तो यू कैन सी दोस पब्लिकेशंस, यू कैन डाउनलोड इट एंड यू कैन रीड योरसेल्फ. तो द चांसेस ऑफ रिकरेंस इज वेरी लेस. उसके साथ देयर आर एडेड एडवांटेजेस. ब्लीडिंग बहुत कम होता है, ठीक है, टाँके नहीं लगते हैं, वेरी गुड, ठीक है. रिकवरी इज फास्ट. पेशेंट जिस दिन ऑपरेशन हुआ, इन वेरी अर्ली केसेस, स्टेज 1 स्टेज 2 या जैसे बोला ग्रेड 1 ग्रेड 2 केसेस, इवन ऑन द सेम डे हम लोग डिस्चार्ज कर सकते हैं पेशेंट, ठीक है. एडवांस्ड जब सिचुएशन रहता है देन एक दिन और जिस दिन ऑपरेशन हुआ नेक्स्ट दिन डिस्चार्ज विद इन 7 days और 10 days, मतलब पेशेंट नॉर्मल लाइफ में पूरी तरह से एकदम आ जाता है. एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ लेजर सर्जरी. अगर आप एक ग्रेड 4 हेमोरॉइड्स का वट एवर प्रोसेस यू टू, स्टेपलर ले लो, कोई नहीं, ओपन सर्जरी का अदर प्रोसेसेस ले लो, अगर आप पढ़ते हो तो एटलीस्ट 2 से 3 हफ्ते पेशेंट को लग जाते हैं सिर्फ बैठते बैठते. नॉर्मल लाइफ में लौटने के लिए और भी ज्यादा समय लग जाता है. दैट्स व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन माय सर्जिकल करियर, ठीक है. सो लेजर इज डेफिनेटली गुड. कॉस्ट बहुत ज्यादा कॉस्टली है ये भी नहीं है. अगर आप कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जा रहे हो, द कॉस्ट ऑफ सर्जरी इज डेफिनेटली गोइंग टू बी हायर.
rather than एक छोटा नर्सिंग होम बेड, ठीक है. बट लेजर इज डेफिनेटली गोइंग टू गिव यू एडिशनल एडवांटेजेस. आपकी रिकवरी से जल्दी होगी, आप नॉर्मल लाइफ में ज़्यादा स्पीड से मतलब जा पाओगे. द चांसेस ऑफ रिकरेंस इज डेफिनेटली लेस. पेन कम रहता है. पोस्ट ऑपरेटिव पेन मतलब ऑपरेशन के बाद जो दर्द रहता है लेजर में कम देखा गया है, ठीक है. सो डेफिनेटली लेजर इज ए गुड ऑल्टरनेटिव rather than the conventional surgeries. राइट, वेरी गुड. अभी मैंने देखा कि यंगस्टर्स जो हैं बाइक राइडिंग बहुत करते हैं, राइट. तो ऑब्वियसली एक हमारा टर्म है पिनॉइडल साइनस, जीप बॉटम साइनस, राइट. तो इस जीप बॉटम साइनस में लेजर कितना एडवांटेज कर सकता है, ताकि हाँ, जब पायरियोडियल साइनस में ओपन सर्जरी के जो मतलब द कन्वेंशनल सर्जरी ओपन सर्जरी जो होता है उसमें द टाइम ऑफ रिकवरी इज हाई, ठीक है. टाँके कटते कटते आपके 14 दिन या 21 दिन लग जाते हैं. नॉर्मल लाइफ लौटते हुए आपको महीने से ज़्यादा हो जाएगा. बट इन पायरियोडियल साइनस लेजर सर्जरी इज ए ग्रेट ब्रेक थ्रू. राइट नाउ अभी एक मेरा पेपर अभी स्टिल इन द रिसर्च इज स्टिल और in progress, already had done 50 plus laser cases of pilonidal sinus and comparing that with the conventional results. अभी हम लोग फॉलो अप पीरियड में हैं कि ऑपरेशन होने के साल भर बाद पेशेंट का स्टेटस क्या है. एंड आई एम सीइंग एस्टोनिशिंग रिजल्ट्स. बाय फार देयर इज जीरो रिकरेंस, नॉट ए सिंगल केस ऑफ रिकरेंस in all those 50 plus cases. Great, very good, ठीक है. और लेजर में सक्सेस रेट कैसा है? That's the I'm talking about the laser. लेजर की ही सक्सेस रेट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ. द कन्वेंशनल ओपन सर्जरीज में बोलते हैं कि एटलीस्ट 0 to 3% देयर आर चांसेस कि फर्स्ट ईयर में ही लौट के आ जाता है. ठीक, मतलब आप अगर 100 ऑपरेशन करते हो शायद 3 लौट जाएगा. बाय फार 50 प्लस केसेस हो चुके हैं. साल वर्ष का मतलब अभी फॉलो अप पीरियड चल रहा है. आई एम येट टू डॉक्यूमेंट ए सिंगल रिकरेंस केस. पेशेंट जब घर जाता है तो उसकी पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है. लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्या करें. किसी लोकल कंपाउंडर से वो लोग ड्रेसिंग कराते हैं, वो किसी प्रोफेशनल को इस जगह पर कांटेक्ट नहीं करते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर ही खुद से वो लोग ड्रेसिंग करने लगते हैं. तो आप इस जगह पर क्या बोलना चाहते हैं? देखो, दिस इज डेफिनेटली एक कम्युनिकेशन एरर मेरे हिसाब से, ठीक है. क्योंकि जो पेशेंट लेजर कर रहा है या वट एवर ऑपरेशन कर रहा है, देन इट्स द ड्यूटी ऑफ दैट डॉक्टर और नर्सिंग होम इटसेल्फ टू टीच द पेशेंट अबाउट द पोस्ट ऑपरेटिव केयर. एटलीस्ट ध्यान रखे कि पेशेंट घर जाने के बाद कैसे क्या कर रहा है, उसको उसका उतना समझ है कि नहीं है. मैं जब अपने ऑपरेशन जब मैं अपने पेशेंट्स आते हैं जब मैं ऑपरेशन करता हूँ, आई ऑलवेज आस्क माई असिस्टेंट्स टू फॉलो अप द पेशेंट्स ऑन डे 1, डे 3, डे 5, डे 7 एंड डे 10 जब वो लोग फिर से मेरे पास फॉलो अप में आए थे. ये कोई मतलब स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल तो नहीं है, बट ये मैंने रूल बना के रख दिया है. जो भी ऑपरेशन कर रहा है उसको फिर से जिस दिन डिस्चार्ज हुआ नेक्स्ट दिन आप वो लोग जाके देखेंगे. तो आपकी कोई पर्टिकुलर टीम है जो उनका फॉलो अप लेती है? हाँ, डेफिनेटली आई हैव माय टीम. दे आर डूइंग एवरीथिंग, ठीक है. तो होम केयर के लिए फैसिलिटी आपके पास या आपके सेटअप में अवेलेबल है? होम केयर मतलब जो लोग एल्डरली पेशेंट्स है जो अपना खुद का केयर नहीं कर पा रहे हैं, तो वी आई डेफिनेटली अरेंज कि मेरे असिस्टेंट्स अरेंज कर देते हैं नर्सिंग केयर कि वो लोग मतलब घर जाके भी जो सीजबाद वगैरह है उन सब प्रॉपरली वे से मतलब सीजबाद करेंगे, प्रॉपर वे से मेडिकेशंस लेंगे, प्रॉपर वे से मेडिकेशंस जॉइंट्स कंसेंट लगाने का वो सब पर यू है. उसके लिए हम लोग बंदा सीजबाद का भी बहुत लोग यही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप एक प्रॉपर वे बताएं. लोग अपनी अपनी तरह से सीजबाद का टाइम, टेम्परेचर ये डिसाइड करते हैं. आप काइंडली थोड़ा इस पे फोकस कीजिए कि टाइम कैसा रहना चाहिए, टेम्परेचर कैसा रहना चाहिए. द ओनली थिंग आई से यार सुसम गर्म पानी, ठीक है, वार्म वाटर,
ठीक, इसका मतलब रहता है कि यार आप हाथ डाल के देखो कि वो इतना भी गर्म नहीं है कि वो जल जाए और इतना भी ठंडा नहीं हो कि वो आपको कुछ लगे ही ना। ठीक है, आई हैव सच ए पेशेंट। ठीक है, साल भर या 1.5 साल हो चुके हैं, 25 years old पेशेंट था। ठीक, आई डिड ए सर्जरी, शी वाज रियली डूइंग गुड। नेक्स्ट दिन डे 1 में ये लोग गया, उसको समझा दिया सब कुछ, क्या है, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे करना है। डे 3 सुबह पेशेंट फिर से एडमिट विद बॉडी। ठीक है, उसको ल्यूक वार्म वाटर बोला था, उसने बॉइलिंग वाटर लगा दिया, बर्न लेके आ गई ना मेरे पास। ठीक, ठीक है, तो ये चीज देखो, ये चीज समझा देना तो पड़ता ही है कि उसको हाथ में कपड़ा लेके देख लो, तो वहां पे आपको बैठना है। ठीक है, लोग लगता है कि बॉइलिंग वाटर के ऊपर से भाप आ रहा है और वो भाप में अगर झूलते रह गए तो हो जाते, तो ऐसा होता नहीं है। यू नीड टू सिट इनटू दैट वाटर। How many days? ठीक है, तो यूजुअली थेरेपेटिक बुक्स वगैरह जो बोलते हैं कि 2 times इज क्वाइट गुड, लेकिन मैं 4 बार धोल के रख देता हूँ। ठीक है, इंडियंस हैं। ठीक है, डोंट स्टिग्मा मी। Right. ठीक है, गलत से मत लेना, लेकिन 4 बार बोलूंगा तो 2 बार होंगे डेफिनेटली। अगर 2 बार बोल दूं तो 1 हफ्ते बाद ना, जब सब कुछ सही हो जाना शुरू कर देता है, तो 2 हफ्ते, 1 हफ्ते 1.5-2 हफ्ते बाद, 2 दिन में 2 बार के भी होने वाला है। Right. तब वो दिन में 1 बार आ जाता है और महीने भर बाद चलो ओहो आज तो लेना था ना, ठीक है कल लेता हूँ, और कल कल होता रहता है। कल नहीं होता है। राइट राइट। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी आपके पास आए होंगे। हर एक पेशेंट इज डिफरेंट, हर एक पेशेंट के लिए मतलब प्रोटोकॉल हैड टू बी, मतलब कोई एक फिक्स प्रोटोकॉल से है ना, आप पेशेंट को ट्रीट नहीं कर पाओगे। जस्ट yesterday I had a laser surgery, young female patient, she is a nurse in our hospital. She was operated 3 times for fistula, 3 times. Okay, बाहर में मतलब देयर वाज फर्स्ट टाइम उसको एक एब्सिस हो गया था, ऑपरेशन डन। आफ्टर फ्यू मंथ्स फिर से एब्सिस हुआ, फिर से ओपन सर्जरी, फिर फिस्टुला आ गया, फिर से ओपन सर्जरी। नाउ आई डिड द सर्जरी फॉर द 4th टाइम। वहां पे मैंने देखा इट वाज ए लॉन्ग ट्रैक, मतलब जो फिस्टुला ट्रैक था लाइकली टीबी में ये कन्वर्ट कर चुका है। राइट राइट। वाज ट्यूबरकुलोस, दैट्स व्हाई जो रूट की तरफ जिस मतलब जैसे इन लेमैन्स टर्म्स में कहता हूँ कि जड़ की तरह होता है ये। अगर जड़ से इसे नहीं निकालेंगे ना, अगर सिर्फ ऊपर से अगर काट के निकल आते हैं तो कुछ दिन बाद फिर से हो जाता है। सो वी नीड टू टेक आउट द एंटायर थिंग फ्रॉम द रूट इटसेल्फ, दैट्स वेयर द ब्यूटी ऑफ लेजर सर्जरी कम्स। अगर एक ओपन सर्जरी में अगर किसी चीज को हम करने जाते, द अमाउंट ऑफ कटिंग टू बी डन, the normal life of the patient would have been jeopardized. ओके। Patient जब नेक्स्ट डे डिस्चार्ज हो रहा था, she was walking on her feet. इसको ना व्हील चेयर से लेके जाना पड़ा, ना स्ट्रेचर, तो बहुत दूर की बात है। ऑन द नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट डे, जिस पेशेंट का 3 बार ऑलरेडी ऑपरेशन हो चुका है, वो पेशेंट 4थी बार ऑपरेशन के ऑन द वेरी नेक्स्ट डे घर जा रही थी, straightly walking on her feet. Great to hear.